जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब धातुएं अम्ल के साथ विक्रिया करती हैं तो क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे बैटरी का पानी अगर किसी लोहा वहाँ पे गिर जाता है तो बुझबुझाने लगता है, वो कैसी अभिक्रिया होती है, उसमें से क्या निकलता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए हम क्लास 10th का धातु और अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, और इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया को देखेंगे। और इस लेक्चर में हम आपको सक्रियता श्रेणी भी पढ़ाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। ये सक्रियता श्रेणी किसी को भी याद नहीं होता है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एकदम प्रोमिस करते हैं आपसे कि एकदम सक्रियता श्रेणी हमेशा आपके माइंड में रहेगा। बस आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक आप देखेंगे, हम एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको सक्रियता श्रेणी याद करने की कभी भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा सक्रियता श्रेणी। किसी को नहीं याद होता है लेकिन आपको याद रहेगा, बस आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। देखिए जो धातु होते हैं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम सक्रियता श्रेणी पे चलेंगे। देखिए जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो होता क्या है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु मतलब लोहा हो गया, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब धातु है। तो ये धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। लवण मतलब साल्ट, जैसे हम सब्जी में खाने वाला नमक खाते हैं ना, वो एगो साल्ट है, वो लवण है, ठीक ना। काला नमक भी एक लवण है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक लवण है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी एक लवण है ना, कैल्शियम क्लोराइड भी एक लवण है, सब ये सारे लवण है, ठीक ना। तो ये लवण जो होते हैं क्या बनते हैं, कब बनते हैं, तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो क्या याद रखना है कि जब धातु पे कोई अम्ल गिर जाएगा, जैसे लोहा पे अगर बैटरी का पानी गिरता है तो वहां पे क्या बन रहा होगा, लवण बन रहा होगा, लोहा का लवण बन रहा होगा, लोहा धातु का संगत लवण बन रहा होगा। और क्या बन रहा होगा, वहां से देखे होंगे बुझबुझाता है, जैसे बैटरी का पानी लोहा पे गिरता है बुझबुझाता है, मतलब ऐसे बबल फूटता है, तो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। गैस निकल रहा है तो बुझबुझाएगा, है कि नहीं। अगर पानी में शैम्पू पानी घोर के उसमें फूकेंगे तो बुझबुझाएगा कि नहीं, मतलब हवा जा रहा है उसमें, इसलिए बुझबुझा रहा है। वैसे ही अगर किसी धातु से अम्ल अभिक्रिया करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, और उसी हाइड्रोजन गैस के निकलने के कारण वहां पे बुलबुले उठते हैं। जैसे आप बैटरी का पानी अगर कहीं गिरता है तो आप देखे होंगे, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। जब मैग्नीशियम क्या है बाबू, एगो धातु है। मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए पहले चैप्टर में आपको दिखाए थे, लगता है वेल्डिंग हो रहा है, ऐसे ही एकदम स्टील जैसा एकदम चमकीला धातु है मैग्नीशियम भी। ऐसे उसका पत्थर होता है, उसी को मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। तो उसी पत्ती को अगर जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें सफेद कलर की ज्वाला के साथ मैग्नीशियम जलता है, उससे मतलब नहीं। जो मैग्नीशियम होता है अगर उस पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, तो ये लवण है, ये साल्ट है। क्या बना, साल्ट बना। मैग्नीशियम धातु के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया किया तो साल्ट बना, और साल्ट के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे पिछले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में जो एसिड बनता है खाना पचाने के लिए ना, उसी एसिड को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो यह पेट में का एसिड निकाल के धातु पे गिराया जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता ही नहीं कि किसी का पेट में से जाइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दीजिएगा, उल्टी करेगा तो निकलेगा, नहीं निकलता, है ना। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब एल्युमिनियम से कराई जाती है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, 3H2O। 3H2O का मतलब हाइड्रोजन के 3 अणु निकलते हैं। कब, जब एल्युमिनियम के 2 अणु के साथ अभिक्रिया होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। एल्युमिनियम का 2 अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 6 अणु जब अभिक्रिया करते हैं आपस में तो हाइड्रोजन गैस के 3 अणु निकलते हैं, ठीक ना। ऐसे ये अणु का हमको नहीं मालूम करना है, बस आप जानते होंगे अभिक्रिया को बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग बस आना चाहिए, उसके बाद सभी पता चल जाता है। तो जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, ये भी लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकला। तो हम देखिए कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, लवण बना, हाइड्रोजन गैस, लवण हाइड्रोजन गैस।
जैसे जिंक हो गया, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है। और जिंक क्लोराइड के साथ साथ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बाबू। और जब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और लवण भी बन रहा है। तो जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बस इतना याद रखना है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस। कब, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक ना। अब आगे चलिए, अब होता क्या है, कापर जो होता है, ये कापर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तनु मतलब पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सभी जो कराए अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ था अभिक्रिया। अगर पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम हो, जैसे चीनी का चाशनी बनाते हैं तो उसमें चीनी ज्यादा रहता है तो उतनी गाढ़ा है, सांद्र है। चाशनी बनाएंगे जलेबी खाती तो जलेबी का चाशनी गाढ़ा होता है। ऐसे ही चीनी का शरबत बना रहे हैं तो उसमें चीनी कम है, उसकी सांद्रता कम है, तो क्या है, वो पतला है। तो वो क्या है, तनु है। पतला है तो तनु है, गाढ़ा है तो सांद्र। तो गाढ़ा कापर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम हो, उसके साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब उसके साथ मिलाएंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनी मनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें खूब पानी और उसमें फिर कापर डालेंगे, कोई अभिक्रिया नहीं देखने को है ना। क्यों, क्योंकि कापर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये प्रयोग द्वारा देखा गया है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगला है आपका धातु जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सांद्र का मतलब गाढ़ा, देखिए सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। तो जब धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया देख रहे थे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, अब एक दूसरा अम्ल आया है, कौन सा, नाइट्रिक अम्ल है। क्या है, नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। तो जब HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। लवण तो बनता है वैसे का वैसे, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे कुछ बन जाता है। मतलब कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही बनता है। क्या बनेगा, लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं बनेगा। इसमें हाइड्रोजन गैस की जगह पे पानी बनेगा। कब हाइड्रोजन गैस बन रहा था, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा था तब हाइड्रोजन गैस बन रहा था, ठीक ना। तो वहां पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन जब कई धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, वहां पे क्या बनता है, जल बनता है और क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। लवण तो बनता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। हाइड्रोजन गैस की जगह पे लवण, हाइड्रोजन गैस की जगह पे जल बनता है और जल के साथ साथ एक और चीज बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी नाइट्रोजन का एक कोई ऑक्साइड हो सकता है, ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। क्या बना, जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कापर अभिक्रिया नहीं करता है। कापर जो हमारे घरों में तार यूज होता है, ये कभी भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल। अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिए, अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी भी धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तो बनेगा, जैसे पहले बन रहा था लवण, अब भी बनेगा लवण, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन बन रहा था, अब हाइड्रोजन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन की जगह पे जल बनेगा, पानी बनेगा। और एक और चीज बनेगा इसके साथ साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीजें बन सकती हैं। तो इसमें तीन चीज बनेगा जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा कोई भी धातु। देखिए इसमें दो गो चीज था, H और Cl, तो इसमें दो गो चीज बन रहा था। इसमें तीन गो चीज है, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसमें क्या था, हाइड्रोजन और क्लोरीन था, इसलिए दो गो चीज बन रहा था। इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीन गो चीज है, इसलिए तीन गो चीज बन रहा है। क्या, लवण, जल और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीजें बनती है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो जब मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है, MgNO3 का होल ट्वाइस। क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है, MgNO3 का होल ट्वाइस बनता है। और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ये हमारा अभिक्रिया होता है जब मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या बना, लवण बना। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या है, ये लवण है। MgNO3 का होल ट्वाइस जो लिखा हुआ है ये लवण है, साल्ट है, ठीक ना। तो साल्ट तो बना, साथ में क्या बना है, देखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड
है ना। तो नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या बना है, जल भी बना है, पानी भी बना है। तो जल बना, पानी बना हाइड्रोजन की जगह पे। तो ये याद रखना है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस, जब HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ मतलब कि नाइट्रिक अम्ल के साथ, तब क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। हाइड्रोजन गैस की जगह पे जल बनेगा। अब क्या है, अब अगला है अन्य धातु लवण विलयन से धातु की अभिक्रिया। मतलब देखिए ये जो लवण बने हैं, जैसे कि बना था मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे बना था एल्युमिनियम क्लोराइड, ऐसे ही बना था जिंक क्लोराइड, ये सारे क्या है, लवण है। और लवण में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, धातु। देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम, है ना। तो किसी भी लवण में एक धातु होता है, एक अधातु होता है ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं। किसी भी लवण में एक धातु और एक अधातु। जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट को देखिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट में क्या है, मैग्नीशियम धातु है, नाइट्रेट अधातु है। तो इसमें किसी भी लवण में कम से कम एक धातु मिलेगा, किसी धातु का लवण बनता है, किसी भी धातु का लवण बनता है ना। तो अगर लवण में क्या है, धातु है, तो धातु लवण जो होते हैं मतलब कि जिनमें धातुएं होती हैं, ऐसे लवण जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या, एल्युमिनियम एक धातु है, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम एक धातु है। तो धातु लवण के साथ अगर किसी अन्य धातु का अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर सोडियम से कराई जाए तो क्या होगा। ऐसे जिंक क्लोराइड की अभिक्रिया अगर सोडियम से कराई जाए तो क्या होगा, है ना। ऐसा देखने को मिलता है हमको। तो ऐसा कब होता है, ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर में हम आपको बताए थे विस्थापन अभिक्रिया, और वही विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे आया हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं कि अन्य धातुओं के साथ अन्य धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया। वही है, वही सेम है। देखिए कैसे, जब ए धातु बी धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करता है, जब ए धातु बी धातु के लवणीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, ए धातु का मतलब हो सकता है ए सोडियम हो और बी मैग्नीशियम हो। तो ए सोडियम धातु है और बी मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम धातु का लवण है, मतलब MgCl2 बोल सकते हैं। MgCl2 का विलयन है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ए धातु का लवण बनता है। ए धातु का लवण मतलब कि सोडियम क्लोराइड बनता है और मैग्नीशियम बाहर हो जाता है ना। मैग्नीशियम अपने लवण से बाहर हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड था, अब मैग्नीशियम लवण से बाहर हो गया, अब सोडियम क्लोराइड बन गया, है ना। तो वैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैग्नीशियम जब जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, जब मैग्नीशियम जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और बाहर जिंक निकल जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यही है कि अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत तेज किसी के साथ चिपक जाता है, और जिंक जो है तेजी से नहीं चिपकता, इसका बॉन्डिंग अच्छा से उतना नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे कोई लड़का होता होगा ना, लड़कियों के साथ ऐसे ही मतलब घुला मिला रहता है, और कई को होते हैं एकदम लड़कियों से एकदम दूर दूर भागते रहते हैं, क्लास में देखे होंगे, है ना। तो जिनका बॉन्डिंग अच्छा है वो जा करके अच्छे से बॉन्ड बना सकते हैं, और जिसका बॉन्डिंग नहीं है वो दूर दूर भागता रहेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही जो जिंक है इसकी प्रवृत्ति कम है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने की। ये जिंक जो है ये क्या करता है, ये कम बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब ये जो कम अभिक्रियाशील है। लेकिन उससे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कहता है तुम क्लोरीन के साथ कहाँ हो, हटो हम आएंगे क्लोरीन के साथ है, तो इसको लात मार के भगा देता है, जाके क्लोरीन से चिपक जाता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जैसे ही क्लोरीन से चिपका क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम का लवण बन गया, पहले जिंक का लवण था जिंक क्लोराइड, अब मैग्नीशियम का लवण बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, और जिंक बाहर गया। तो यही क्या था, यही विस्थापन अभिक्रिया था। और यही यहाँ पे धातु जो है धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया किया तो वही हुआ, है ना। तो देख रहे हैं क्या हुआ है, वही जो अभिक्रिया हम पहले चैप्टर में पढ़े थे वही अभिक्रिया तीसरे चैप्टर में भी पढ़े। कोई दिक्कत है नहीं, सब अभिक्रिया वही है, जितना हम पहले चैप्टर में पढ़े थे वही दोहरा रहे हैं बस, ठीक ना। तो ये होता है। अब कहेंगे कि अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया जिंक से करा दें, उल्टा अभिक्रिया करा दें, मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया जिंक से करा दें, तो अब जिंक मैग्नीशियम को हटा करके जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम अलग कर देगा, है ना, जिंक क्लोराइड बना लेगा। जैसे कहें, देखिए सुनिए,
हम कहे कि इस अभिक्रिया को उल्टा कराइए। उल्टा कराने का मतलब कि अब मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया है और जिंक है, अब मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक का अभिक्रिया कराइए और क्या कीजिए, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक जो है मैग्नीशियम को हटा करके उसका जगह ही ले लेगा, फिर से जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2 और फिर से Mg बहरिया जाएगा, है ना। तो ऐसा होता तो यह अभिक्रिया एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, पहले जिंक क्लोराइड बनता, जिंक क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम से जिंक क्लोराइड, ऐसे बनता रहता, कुछ बनता ही नहीं, कुछ उत्पाद ही नहीं बन पाता। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ये अभिक्रिया उल्टी दिशा में नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? अभी बताए हैं, जिंक जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। क्या है? जिंक जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम ज्यादा अधिक अच्छा से बॉन्ड बना पाता है जिंक की तुलना में। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है? तो उसके लिए आता है हमारा सक्रियता श्रेणी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज किसी को याद नहीं होता है, हम जानते हैं, नहीं याद होता है। उसका बाद तक आपको नहीं याद होता है तो रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ से याद होगा? हम बताते हैं कैसे याद करना है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, एक भोजपुरी का ट्रिक हम बनाए हुए हैं, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, बस उसको याद कर लीजिए। क्या है? तो देखिए, पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए कि क्या रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो एक ऐसी सूची है, धातुओं का एक ऐसा सूची बनाया जाता है जिसमें से ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। मतलब कि ऊपर वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, वो कोनों को विस्थापित कर देगा उसके लोअर से। जैसे मान लीजिए ऊपर सबसे पोटेशियम है ना, सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, और उसके नीचे सोडियम। तो पोटेशियम नीचे वाले जितने भी है उसमें से किसी का भी लवण होगा, पोटेशियम उनको विस्थापित कर देगा। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का अगर पोटेशियम से अभिक्रिया कराएंगे क्या होगा, पोटेशियम तुरंत धकिया देगा सोडियम को, भग तुम्हारा कहाँ जगह है, हम तुमसे ताकतवर हैं। तो सोडियम को भगा करके और पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम पोटेशियम के नीचे है, तो पोटेशियम के नीचे इसलिए पोटेशियम से कम क्रियाशील है ना बाबू। तो रिएक्टिविटी सीरीज यही बताता है कि कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो जो नीचे जाएंगे, जितना नीचे चलते जाएंगे वो कम क्रियाशील होता जाएगा, जितना ऊपर चलते जाएंगे वो अधिक क्रियाशील होता जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील सोना होता है, Au यानी सोना, गोल्ड। गोल्ड सबसे कम क्रियाशील होता है और सबसे ज्यादा क्रियाशील। आप गोल्ड को कभी क्रिया करते हुए देखे हैं? कभी जंग लगते हुए गोल्ड को देखे हैं? सोना को पानी में डालिए, कहीं भी रखिए, जल्दी लगता नहीं है जंग, जल्दी किसी चीज के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल्दी काला नहीं होता है। क्यों नहीं होता अगर प्योर गोल्ड हो? क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत कम होता है, उसका रिएक्शन करने का उतना गुण नहीं होता है, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक ना। और पोटेशियम को वही देखिए, पोटेशियम कोनों के साथ जाके चिपक जाएगा, इसीलिए पोटेशियम को वो शुद्ध रूप में मिलता ही नहीं। पोटेशियम को इसे बस निकाल के केरोसिन में से निकाल के रख देंगे ना तो हवा के साथ अभिक्रिया कर लेगा और चमकीला सतह इसका भुअर आ जाएगा, भुअर आ जाएगा। जैसे लोहा का जंग लगता है तो भुअर आ जाता है ना, वैसे ही पोटेशियम का जंग लग जाएगा, पोटेशियम भुअर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम। अब ज्यादा देखिए, और बीच के तत्व मध्यम में क्रियाशील होते हैं। तो अब इसको याद करने का तरीका पहले देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, Fe से क्या होता है, आयरन, Pb से होता है लेड, H से होता है हाइड्रोजन, और Cu यानी कॉपर, Hg यानी मरकरी, मरकरी जो पारा जो थर्मामीटर में होता है वही मरकरी, Ag यानी सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी, और Au मतलब सोना यानी कि गोल्ड। ये जो है ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद करना है। कैसे याद करना है अभी बताएंगे, बस आप इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, कॉपर, सिल्वर और कॉपर और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। कौना के मंगल जान पह कि हमरा आ गया हो, बस इतना याद करना है आपको। कैसे? तो देखिए, के से होता है पोटेशियम, कौना, ना से होता है सोडियम, के मतलब कैल्शियम, कौना के मतलब कैल्शियम, मंगल, मंगल मतलब मैग्नीशियम, जान, जान मतलब जिंक, पर मतलब लेड, और बीच में देखिए जान पर के बीच में आयरन आता है, तो आयरन को बीच में घुसेड़ दीजिए, जान पर के बीच में आयरन घुसेड़ दीजिएगा। बस यही एक ट्रिक में थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन इससे सिंपल ट्रिक कोई नहीं बन पाएगा, इससे सिंपल नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे अपवाद बताएंगे।
कौना के मंगल जान पर कि वो हमरा आ गया, बस इतना याद करना है। जान पर के बीच में क्या लगा देना है, आयरन। जान पर के बीच में आयरन लगा देना, बस ये ट्रिक है। थोड़ा सा ट्रिक में थोड़ा इधर उधर डिफर होता है, इससे आसान ट्रिक आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक ना। तो इसको याद करने का यही तरीका है, याद कर लीजिएगा सक्रियता श्रेणी। और इस सक्रियता श्रेणी को आप कैसे देखेंगे, जितना नीचे जाएंगे उतना क्या होगा, क्रियाशीलता कम होती जाएगी, घटती जाएगी, इसीलिए लिखा और वही क्रम में। और वही क्रम में मतलब नीचे की तरफ जाने पर क्रियाशीलता घटती जाएगी। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन, पोटेशियम। उससे कम कौन, सोडियम। उससे कम कौन, उससे कम कौन, मैग्नीशियम। उससे कम कौन, जिंक। उससे कम कौन, आयरन। उससे कम कौन, लेड। लेड से कम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम कापर। कापर से कम मरकरी। मरकरी से कम सिल्वर। सिल्वर से कम गोल्ड। देखिए हमको पूरा पूरा याद हो गया है ना, तो ये याद रखिएगा आपको। सबसे कम किसका होता है, गोल्ड का। अब ये क्रियाशीलता आपको याद हो गया होगा, तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम क्या समझेंगे, तो बाबू आगे समझेंगे कि धातु अधातुओं की अभिक्रिया। धातुओं और अधातुओं की अभिक्रिया। अब धातुओं का गुण हम बताते समय बताए थे कि धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। धातुओं के बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखे होंगे धातु जो होता है, कोई भी चीज परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो धातु के परमाणु में बाहरी कोश में एकदम 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। 1 से 3, अगर 1 से 3 है तो कोई भी धातु या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कोई भी तत्व जो होता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अधिकतम। उससे कम कितनों दे ले सकता है, 3 गो से ज्यादा नहीं लेन देन कर सकता। इलेक्ट्रॉन का लेन देन किसी भी तत्व के बीच 3 गो से अधिक का नहीं होता है। अब वो अलग बात है, कार्बन वाला अलग बात आ जाता है कि 4 गो का क्या होता है, शेयरिंग होता है। मतलब कोई भी अपना पूरा इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है या कोई भी किसी का पूरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3 गो से अधिक लेन देन नहीं कर सकता है। पूरा अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, तब अगर शेयरिंग हो रहा है तो शेयरिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। कई लोग कहेंगे कार्बन शेयर करता है 4 गो, तो शेयर ना करता है, शेयरिंग नहीं मतलब बांटना नहीं, एकदम पूरा देना, पूरा दान करना। तो कोई भी परमाणु अपने अंदर से 3 गो इलेक्ट्रॉन अधिकतम दे सकता है और कोई भी परमाणु अधिकतम 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। उससे कम दे भी सकता है, उससे कम ले भी सकता है, लेकिन अधिकतम कितना, अधिकतम 3 गो बाप है ना, अधिकतम 3 गो दिया जा सकता है। अब होता क्या है कि धातुओं के बाहरी कोश में अधिकतम 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है, अधिकतम 3 गो। जैसे आप सोडियम को देखेंगे तो ये मान लीजिए हम सोडियम का परमाणु बना रहे हैं, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिए। अभी तक तो आप डिजिटल बोर्ड पे देख रहे थे, डिजिटल बोर्ड नहीं था, हम आपको थोड़ा सा फील दिलाने के लिए लिखे थे, डिजिटल बोर्ड लाए थे ताकि आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए। इतना मेहनत करते हैं तो आप भी पढ़ा कीजिए कम से कम, ठीक ना, कुछ नहीं तो आप पढ़ा कीजिए, बस इतना ही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमको अंग्रेजी तो कम आता है लेकिन तनी मनी बोल देते हैं। चलिए देखिए, ये मान लेते हैं हमारा सोडियम का परमाणु है। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो जितना सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक बाबू 11। सोडियम एगो धातु है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इस सोडियम में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो पहले कोश में देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, ऐसे पिछले लेक्चर में भी बताए थे, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 18, चौथे कोश में 32, ऐसे भरता है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन भरने का जो फार्मूला होता है 2n², यानी n क्या है, ये कोशों की संख्या है। अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। अगर 2 और गुणे 2 यानी कोश नंबर 2 में कितना इलेक्ट्रॉन, n का मान मतलब कोश का नंबर, ठीक ना। 2 रखेंगे तो 2 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2n² जो होता है इलेक्ट्रॉन भरने का फार्मूला होता है, कौन से कोश में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, बस यही होता है 2n², ठीक ना। अब देखिए पहले कोश में हम जानते हैं 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के परमाणु में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। अधिकतम भरा जाता है, उससे कम कितनों भर सकते हैं, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन। देखिए 8 गो इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाबू ध्यान रखिएगा अधिकतम भरने के बाद ही अगले कोश में जाते हैं। हम तीसरा कोश की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अपवाद होता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। लेकिन आप पहले दूसरे कोश में से आगे का कोश तभी भर सकते हैं। अगर पहला कोश से आप दूसरा कोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पहला कोश जब पूरा भरा है, पहला कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जब पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तबे जाके आप दूसरा कोश भरना चालू करेंगे। अगर पहला में 1 है, आप चाहेंगे कि दूसरा भरने लगे, नहीं भराएगा,
ठीक ना, ऐसे नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है कि पिछला कोष पूर्ण होना चाहिए तब अगला कोष भरेंगे। तो पहला कोष में 2 गो इलेक्ट्रॉन अधिकतम होता है तो ये पूरा भर गया। दूसरा कोष में अधिकतम 8 गो होता है तो 8 गो भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो इलेक्ट्रॉन दूसरा कोष में हो गया। अब बचा कितना, 2 और 8, 10 गो इलेक्ट्रॉन तो परमाणु में भरा गया, बचा 1 गो। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, किसी भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो इस सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक के बराबर ही किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से 10 को भर दिए, 1 गो बचा तो 1 गो बाहरी कोष में बच गया, 1 गो बाहरी कोष में बच गया। अब होता क्या है देखिए, और यहाँ पे मान लेते हैं हम क्लोरीन का परमाणु है, यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन का परमाणु है, ये मान लेते हैं क्लोरीन का परमाणु है। वैसे तो पिछले क्लास में हम आपको ये सारी चीज़ें बताए हुए हैं, फिर भी बता देते हैं एक बार, कैसे कि कई लोगों को समझ में नहीं आता जो। ये मान लेते हैं क्लोरीन का परमाणु है। क्लोरीन का परमाणु जो होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया और ना दिया गया हो तब। तो इस क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भरते हैं पहले कोष में कौ गो भरता है बाबू, 2 गो। दूसरे कोष में 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा कोष भी भर गया, कितना इलेक्ट्रॉन अभी तक भर दिए, 2 8 10। बचा कौ गो, 17 गो में से 10 गो भरा गया, बचा 7 गो। 7 गो भरिए तो 7 गो अगले कोष में भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 7 गो इलेक्ट्रॉन भरा गया क्लोरीन। अब देखिए, किसी भी परमाणु को अस्थाई होना चाहता है, कोई भी परमाणु अस्थाई होना चाहता है। आप भी अस्थाई होना चाहते हैं, आपका ब्याह हो जाएगा, अस्थाई हो जाएंगे, चक्कर पकड़ करना बंद कर देंगे, है ना। जब तक नहीं ब्याह हुआ है तब तक बीवी नहीं है, ऐसे चक्कर पकड़ करते रहेंगे। तो वही होता है यहाँ पे भी, परमाणुओं के साथ भी वही होता है। परमाणु भी जो होते हैं जब तक इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब तक ये अस्थाई नहीं होते। कहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके बाहरी कोष में देखेंगे, एकदम बाहरी कोष ये है, इसके बाहरी कोष में देखेंगे 1 गो इलेक्ट्रॉन है। किस चीज का परमाणु है, सोडियम का बाबू, अभी तो बनाए हैं। और ये क्लोरीन का परमाणु है। तो सोडियम के परमाणु में बाहरी कोष में 1 गो इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोष में 7 गो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन किसी भी परमाणु को अस्थाई होने के लिए उसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर सोडियम कहे कि हम इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 गो पूरा करेंगे तो बाहरी कोष में और एक गो चाहिए, 1 गो है, 7 गो और ही चाहिए तब 8 गो बनेगा, 7 1 8। मतलब कि इसके बाहरी कोष में 7 गो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि कोई नहीं देगा और ना ही 7 गो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, है ना। हम बताएं अभी कि कोई भी परमाणु 3 गो से अधिक इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर सकता है, तो इस 7 गो कैसे ले लेगा, नहीं ले पाएगा। वैसे ही क्लोरीन के पास देखिए, क्लोरीन के पास बाहरी कोष में क्या है, 7 गो इलेक्ट्रॉन है, 7 गो इलेक्ट्रॉन है। अगर 7 गो है तो इसको 1 गो चाहिए, 1 गो अगर कोई दे दे तो क्या हो जाएगा, ये जो है अस्थाई हो जाएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन को कोई भी 1 गो दे देगा, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन तक आप दान कर सकते हैं, ले सकते हैं। अधिकतम हम बोले हैं ना, अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं, उससे कम कितनों ले दे सकते हैं, बोले हैं कितनों कम ले दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 गो। तो क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 गो और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम कहता है देखो हमको कौनो 7 गो देगा नहीं, हमको कौनो 7 गो देगा नहीं, हम अपना 1 गो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 1 गो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे सोडियम 1 गो इलेक्ट्रॉन निकालता है, पहले इस पे पॉजिटिव निगेटिव बराबर रहता है। मान लीजिए 11 गो पॉजिटिव रहता है तो 11 गो इलेक्ट्रॉन मिलके परमाणु को न्यूट्रल बनाया रहता है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होता है, ठीक ना। अब 1 गो इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही सोडियम से 1 गो इलेक्ट्रॉन निकला, ये बाहर वाला कोष खत्म, 1 गो इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसे सोडियम के पास, क्लोरीन के पास जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक ना। तो अब इस देखिए, अब इस सोडियम भी अस्थाई हो गया। सोडियम क्या हो गया, अस्थाई हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रास्ते को ही हम बोलते हैं कोष। इलेक्ट्रॉन भाग गया, अब कौन इलेक्ट्रॉन नहीं, अंतिम कोष में कोष खत्म हो गया। अब कौन सा कोष बचा, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन है उस कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके बाहरी कोष में 8 हो गया कि नहीं हुआ, बाहर वाला कोष ही खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं भाग गया तो बाहर वाला गया, है ना। बाहर वाला गया, बाहरी कौन बचा है, 8 वाला बचा है। तो अभी सोडियम जो है अस्थाई हो गया और ये 1 गो जा करके क्लोरीन को भी
क्या कर देगा, 8 वो बना देगा इसके बाहरी कोश में, और ये भी अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई तो हो गए दोनों, लेकिन हुआ क्या, इस पे आ गया प्लस चार्ज और इस पे आ गया माइनस चार्ज। अब कहेंगे कैसे हुआ, प्लस माइनस का खेल क्या है, तो देखिए सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। जैसे क्लोरीन में अगर 17 परमाणु क्रमांक था तो इसका मतलब कि 17 गो प्रोटॉन था, 17 गो पॉजिटिव चार्ज था और 17 गो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था। एक गो इलेक्ट्रॉन, एक गो निगेटिव चार्ज, तो 17 गो इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन में, 17 गो निगेटिव चार्ज था। अब पहले 17 गो प्रोटॉन भी था, 17 गो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव 17 गो, पॉजिटिव निगेटिव 17 गो, दोनों मिलके 0 कर दे रहा था इस पे चार्ज। क्लोरीन पे चार्ज जो है, चार्ज आवेश जो है पहले 0 था, लेकिन जैसे ही एगो इलेक्ट्रॉन आया, पहले से 17 गो इलेक्ट्रॉन, अब एगो इलेक्ट्रॉन अधिका हो गया, एगो इलेक्ट्रॉन मिलकर के 18 गो इलेक्ट्रॉन और 17 गो प्रोटॉन। तो बाबू 17 गो तो 17 गो को खत्म कर दे रहा था, लेकिन अधिका कब हो गया, तो अधिका एगो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इस क्लोरीन पे एगो निगेटिव चार्ज आया है ना, एगो निगेटिव चार्ज आया। और इसमें देखिएगा तो पहले 11 गो प्रोटॉन थे और 11 गो इलेक्ट्रॉन थे, 11 गो पॉजिटिव चार्ज, 11 गो नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे। लेकिन जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। अब देखिए हुआ क्या कि 10 गो प्रोटॉन 10 गो इलेक्ट्रॉन साथे साथे जोड़ा बना के खत्म हो जाएंगे सब, साथे साथे जोड़ा बना के खत्म। एगो आवारा प्रोटॉन घूमेगा, एगो आवारा प्रोटॉन घूमेगा। जैसे यहाँ पे 17 गो इलेक्ट्रॉन 17 गो प्रोटॉन थे, आराम से जोड़ा में थे सब, कपल थे सब। कपल जब भी कोई रहता है अस्थाई रहता है, लेकिन एगो जो गया इलेक्ट्रॉन नहीं चक्कर पकड़ कर रहा है, अकेले है, इसलिए इसका अकेले चार्ज दिखाया जाएगा। ये बड़वा है, बड़वा मतलब समझते हैं, इसके साथ कोई प्रोटॉन नहीं है, ठीक ना, इसका ब्याह शादी नहीं हुआ, तो ये जो है अलग लिखाएगा, निगेटिव चार्ज इसका अलग हो जाए। 17 गो प्रोटॉन 17 गो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज खत्म कर दिया, एगो जो अधिकवा गया उसका नहीं खत्म कर पा रहा है, कहाँ से कि उसके पास अब कोई प्रोटॉन ही नहीं, तो इसका ब्याह होगा नहीं होगा, किसी प्रोटॉन के साथ ब्याह नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका निगेटिव चार्ज। वैसे यहाँ पे सोडियम से एगो इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, एगो प्रोटॉन बेचारा सिंगल हो गया, एगो प्रोटॉन सिंगल हो गया, तो इसका चार्ज यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ एगो प्रोटॉन सिंगल है बाबू, एगो प्रोटॉन सिंगल है, तो जो सिंगल है उसका चार्ज दिखा दिया जाता है, ठीक ना। एगो प्रोटॉन, इसमें 11 गो प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 2 और 8 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गए, एगो प्रोटॉन क्या हो गया, सिंगल हो गया। 10 गो इलेक्ट्रॉन के साथ 10 गो प्रोटॉन तो बंद बना लेगा, मतलब 10 गो प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन बचेगा को 11 गो ना प्रोटॉन था, तो एगो बच जाएगा। वही जो सिंगल प्रोटॉन है उसका साइन दिखाने के लिए प्लस चार्ज, मतलब प्लस का मतलब प्रोटॉन अधिका है, और निगेटिव का मतलब, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिका है, ठीक ना। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया हो। अब जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो रिश्ता बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना रिश्ता। अगर देखौकी होता है तो कुछ दिया लिया जाता है तो क्या हो जाता है, रिश्ता बन जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे हुआ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया जिससे सोडियम पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ये क्लोरीन एगो लिया इसलिए निगेटिव चार्ज हो गया। अब लेन देन जहाँ होता है वहाँ पे रिश्ता बन जाता है, और वही सोडियम और क्लोरीन के बीच एक आयनिक बंध बन गया। क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया। जैसे आपके दोस्तों के बीच आपका बॉन्डिंग होता है, वैसे सोडियम और क्लोरीन का बॉन्डिंग हो गया। जैसे सोडियम क्लोरीन का बॉन्डिंग हो गया, इन सब का दोस्ती हो गया, और क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया बाबू, सुंदर सा NaCl, नमक बन गया। अब ये नमक जो है कैसे बना है, तो आयनों के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन एक आयन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल, इसके आदान प्रदान से ये क्या बना है, बंध बना है, इसलिए ये आयनिक बंध होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इसलिए उसको आयन बोलेंगे, प्रोटॉन पे चार्ज इसलिए प्रोटॉन को भी आयन बोलेंगे। तो ये आयनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बना है, इसलिए इसको आयनिक बंध बोलेंगे, आयनिक बंध बोलेंगे, ठीक ना। तो ये आयनिक बंध होता है। तो आशा है कि आपको आयनिक बंध समझ में आया होगा कि आयनिक बंध क्या होते हैं, ठीक ना। अब समझिए, अब यहाँ पे ये सोडियम क्या था, धातु था, क्लोरीन क्या था, अधातु था। बना क्या, जब दोनों आदान प्रदान से क्या बना दिए, NaCl। NaCl कौन सी है, लवण है,
क्या बाबू? लवण है, साल्ट है, नमक है, साल्ट है। तो अब क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब धातु सोडियम और अधातु क्लोरीन की अभिक्रिया हुई तो लवण बना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो आयनिक यौगिक बनता है। और आयनिक यौगिक कौन सा? लवण है, आयनिक यौगिक है एक। लवण क्या है? एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि सोडियम इसमें पॉजिटिव होता है, क्लोरीन माइनस होता है, निगेटिव चार्ज में होता है। और इसी के चलते दोनों में बॉन्ड बनता है। दोनों में जैसे बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक ना। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, पॉजिटिव हो गया था। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आया था, निगेटिव। दोनों पे चार्ज आ गया था, आयन आ गया था, तो ये आयनिक हो गया और यौगिक बना दिए दोनों मिलकर के, तो आयनिक यौगिक। और कौन सा यौगिक बनाया है? लवण बनाए, तो इसीलिए लिखा गया आयनिक यौगिक बना जो कि लवण बना, ठीक ना, साल्ट बना। तो जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया भी गया होगा, एग्जाम्पल क्या दिया गया है? एग्जाम्पल कि सोडियम अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम किसके साथ? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। ये क्या है? ये सारी चीज़ें आयनिक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी आयनिक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड भी आयनिक यौगिक है, ठीक ना। तो ये दोनों क्या हुए? मैग्नीशियम भी एक धातु है, क्लोरीन अधातु, मैग्नीशियम धातु, क्लोरीन अधातु। तो याद रखिएगा, जब धातु और अधातु की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। क्या बनता है बाबू? लवण बनता है। लवण यानी कि साल्ट। जैसे कि सोडियम क्लोरीन मिला तो सोडियम क्लोराइड बना जो कि नमक है, साल्ट है, ठीक ना, लवण है। मैग्नीशियम और क्लोरीन मिला तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बना। देखिए मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले नहीं सकता है मैग्नीशियम, इसलिए 2 क्लोरीन को देना पड़ता है। तो इसलिए अब क्लोरीन को ले सकता है, एक कहीं ले सकता है, कैसे कि उसके पास पहले ही से 7 गो है ना, अभी दिखाए हैं 7 गो था, एक कहीं ले सकता है। अब मैग्नीशियम 2 गो देने वाला है तो लेगा कौन? तो 2 गो क्लोरीन आ जाते हैं। कहता है क्लोरीन, एगो क्लोरीन कहता है एगो हमको दे दीजिए, दूसरा का क्लोरीन कहता है एगो हमको दे दीजिए। मैग्नीशियम खुश हो जाता है, खुश हो गया, एगो क्लोरीन को, एगो दूसरा क्लोरीन को, दोनों क्लोरीन के साथ रिश्ता बना लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है ना। तो दोनों क्लोरीन के कहोगे इलेक्ट्रॉन दे के आयनिक बॉन्ड बना लेगा तो MgCl2 बन गया। इसीलिए MgCl2 बनता है, 2 गो क्लोरीन आ जाता है, ठीक। क्लोरीन एक ले सकता है, लेकिन मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 गो होता है, 2 गो त्यागेगा तब जाके अंतिम कोश में 8 गो बचेगा, ठीक। तो वही होता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड जो है और सोडियम क्लोराइड ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु आयनिक यौगिक है? जैसे नमक को पहचानना होगा कि आयनिक यौगिक है, तो कैसे पहचानेंगे? इसके कुछ गुण होंगे, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे आयनिक यौगिक बने, प्लस माइनस क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए सोडियम प्लस हुआ था, क्लोरीन माइनस हुआ था, दोनों एक दूसरे को खींच के अपना रिश्ता बना लिए, सोडियम क्लोराइड। ऐसे मैग्नीशियम +2 और क्लोरीन -1, एक को क्लोरीन को खींच के MgCl2 बना लिया, है ना। तो दोनों एक दूसरे को प्लस माइनस एक दूसरे को खींच के एक दूसरे से चिपक गए और जैसे चिपके यौगिक बन गए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक में धन और ऋण आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आकर्षण के कारण ये यौगिक बनते हैं। अब ये आकर्षण इतना तगड़ा होता है कि यौगिक कठोर बन जाते हैं। जैसे नमक का अगर रोड़ा देखे होंगे आप, रोड़ा आता है, पहले आता था, अब तो पिसा हुआ नमक आ रहा है। तो पहले नमक का रोड़ा आता था, ढेला ढेला नमक रहता था। तो ढेला ढेला नमक क्या है? ठोस है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका गुण है कि ये सामान्यतः ठोस होते हैं। किसके कारण ठोस होते हैं? क्योंकि आयनिक बंध बना होता है, आयन्स के कारण आपस में चिपके होते हैं। प्लस सोडियम हो जाता है, क्लोरीन माइनस, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं आयन्स के कारण। तो इसीलिए ये जो होते हैं हल्के कठोर होते हैं। लेकिन ये भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब तुरंत ठोकेंगे, तुरंत उसको कुचेंगे, कुचा जाएगा, भूरकुस हो जाएगा, है ना। भंगुर मतलब टूट जाना, थोड़ा सा ठोकने पे टूट जाना। जैसे धातु को ठोकेंगे तो फैलेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप नमक को थूरिएगा थोड़ी से तो नमक तुरंत छिटा जाएगा। चीनी को थूरिएगा, चीनी तुरंत छिटा जाएगा। तो चीनी भंगुर है। मिश्री आप देखे होंगे वो भी भंगुर है ना। तो भंगुर मतलब जो ठोकने पे तुरंत छिटा जाए, फूट के छिटा जाए। तो नमक जो है तुरंत फूट के छिटा जाता है। तो ये जो होते हैं आयनिक यौगिक, ये भंगुर होते हैं सामान्यतः। ठोस तो होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, तुरंत पीटेंगे टूट जाएंगे, सब छिटा जाएगा।
आएंगे सर। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। गलनांक कब गलेगा कोई चीज़? जब बॉन्ड टूटेगा, है ना। जब बॉन्ड टूटेगा, कमजोर पड़ेगा, तब न गलेगा। अच्छा है, तब खौल के भाप बन के उड़ेगा। बंद टूटता है तभी कुछ चीज़, पानी का बंद टूटता है इसलिए खौल के भाप बन के ऊपर उड़ता है। पानी का बंद कमजोर होता है। लेकिन इनके बीच आयनिक यौगिक बना, आयनिक यौगिक है, आयनिक बंद बना है। और जब आयनिक बंद बनता है थोड़ा सा आकर्षण ज़्यादा रहता है। आकर्षण ज़्यादा, आकर्षण के साथ एक दूसरे से पकड़े होते हैं एक दूसरे को। हमारा तुम्हारा रिश्ता बहुत तगड़ा है, कभी हम एक दूसरे से बिछड़ेंगे नहीं, वही वाला इन सबका प्यार है आयनिक यौगिक। अब ये कभी जल्दी बिछड़ना नहीं चाहते हैं, कितनों गर्म करेंगे जल्दी ना गलेगा ना भाप बन के उड़ेगा। तो इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है, क्योंकि ये आयन्स के कारण इनमें क्या बना होता है, इनमें बंद बना होता है। और आयन का बंद तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, आयनों के बीच आकर्षण को तोड़ना आसान नहीं होता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। मतलब कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, ध्रुवीय जो पदार्थ होता है वो ध्रुवीय के साथ विलायक होता है, विलय होता है, और अध्रुवीय के साथ, वैसे भी 11th में पढ़ेंगे, छोड़िए। बस याद रखिए आयनिक यौगिक जैसे कि नमक पानी में बस घुलता है, नमक को पेट्रोल में डालेंगे नहीं घुलेगा, डाल के देख लीजिएगा पेट्रोल में नहीं घुलेगा, है ना। तो आयनिक यौगिक किसमें, नमक को, यहाँ पे आयनिक यौगिक को नमक रिफरेंस मान करके समझिए। आयनिक यौगिक पानी में डालेंगे घुल जाएगा। अगर आप उसी को पेट्रोल में या मिट्टी के तेल में, जिसको केरोसिन बोला जाता है, उसमें डालेंगे नहीं घुलेगा नमक, ठीक ना। तो आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं, पेट्रोल केरोसिन आदि में नहीं घुलते हैं। अगला क्या है इसका गुणधर्म, आयनिक यौगिक जो होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर आयनिक यौगिक जैसे नमक का घोल बना के और उसमें 2 तार डुबा देंगे, क्या हो जाएगा, लाइट जो है, बिजली जो है चलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। एक बैटरी जोड़िए, एक बल्ब का तार बैटरी से डायरेक्ट जोड़ दीजिए, एक बैटरी का तार एक बल्ब का तार, क्या करना होता है, दोनों तार बल्ब का ले जाकर बैटरी से चिपकाना होता है। ये दोनों पोल है बैटरी का एक तार बल्ब से और दूसरा तार भी बल्ब से। अब क्या कीजिए, एक तार तो चिपका दीजिए, अदू तार ले जाके पानी और नमक का घोल बनाइए, उसमें डुबाएंगे तो नमक के थ्रू जो बिजली है वो कंडक्ट होने लगेगी और इस तार से इस तार में चली जाएगी, जिससे कि बल्ब ग्लो करने लगेगा, है ना। तो बल्ब ग्लो करने लगता है, जो कि आपको इमेज भी दिख रहा है कैसे जलाना होता है। ये 2 तार डालिए, दोनों तार क्या होगा, आयन्स के कारण। क्यों ऐसा होता है, विद्युत का सुचालक क्यों होता है आयनिक यौगिक का विलयन। आयनिक यौगिक का घोल जो है विद्युत का सुचालक होता है। जैसे नमक का घोल, नमक के घोल में अगर बिजली का तार डाल देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत वो बिजली को कंडक्ट कर देगा। आप देखोगे अर्थिंग बनाया जाता है, उसमें नमक डाला जाता है, अर्थिंग में नमक डाला जाता है, कहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत का चालन करता है। क्योंकि इसमें आवेश होते हैं। सोडियम देखेंगे तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, जैसे ही पानी में जाते हैं अपने आयन में टूट जाते हैं। सोडियम अलग गया, क्लोरीन अलग गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। और जहाँ आपको आवेश मिल जाएगा, जहाँ आयन्स मिल जाएंगे, वहाँ पे विद्युत चलने लगेगा। बस उसको आवेश चाहिए होता है, विद्युत को, बिजली को चलने के लिए बस आवेश चाहिए। आवेश मिल गया मतलब विद्युत चलेगा। अब पानी में जैसे नमक डाले थे, नमक ऐसे सूखा नमक पे बिजली नहीं चलता है, सूखले नमक पे बिजली का तार डालेंगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसमें जो है आयन्स नहीं बने होते हैं। जैसे नमक को आप पानी में घोलेंगे, पानी में घोलते उसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होंगे, बस आयन्स मिल गए, प्लस सोडियम और क्लोरीन माइनस, जैसे ऐसे मिला तो आयन्स जैसे मिले विद्युत जो है कंडक्ट करने लगेंगे सर, एक दूसरे से विद्युत जो है फ्लो होने लगेगा एक से दूसरे तार में और बल्ब जलने लगेगा। तो ये होता है आपका आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ऐसे पहचानेंगे कौन आयनिक यौगिक है, कौन आयनिक यौगिक नहीं है। अगर आयनिक यौगिक होगा, कठोर होगा, भंगुर होगा, ठीक है, उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होगा, क्वथनांक बहुत ज़्यादा होगा, वो जल में घुलेगा, पेट्रोल केरोसिन वगैरह में नहीं घुलेगा। उसके बाद विद्युत का सुचालक होगा, उसका विलयन जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। ये सारी चीज़ें आयनिक यौगिक में देखने को हमको मिलते हैं। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा भी हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना लंबा। थोड़ा सा हमको चैप्टर अच्छे से जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि हम साइंस में पीछे चल रहे हैं और हम इस हफ्ते आपको साइंस ही पढ़ाने वाले हैं। मैथ अभी नहीं आएगा, मैथ अब अगले हफ्ते में देखा जाएगा, तो पढ़ा जाएगा अगले हफ्ते में, क्योंकि थोड़ा सा साइंस को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा ले। मैथ अभी ठीक ठाक रास्ते पे,
साइंस पीछे है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा साइंस जो है, जब केमिस्ट्री साइंस का ख़त्म कर लेंगे ना तब मैथ भी पढ़ेंगे। इस हफ्ते में आशा है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इस हफ्ते में हम साइंस पढ़ेंगे। आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स जाकर देखेंगे, आप टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे आपको एकदम हैंड रिटेन नोट्स, अच्छा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस का नोट्स हम देते हैं छापने के लिए, पढ़ करके छापिए, समझ में आया तो अपने मन से छापिए। और मैथ का नोट्स देते हैं काहे लिए, ताकि आपको सवाल में अगर लगाने में कोई दिक्कत आ रहा है तो वहाँ से जाकर के देख लीजिए, उससे छापना नहीं है मैथ के नोट्स को, तो इसलिए मैथ का नोट्स देते हैं। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, अगले लेक्चर में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करके दे देंगे, और उसके बाद 3 से 4 लेक्चर में कार्बन और उसके यौगिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।